हेलो बच्चों, एस पॉइंट के चैनल पर आप सभी को मोस्ट वेलकम। मैं राजेश मिश्रा आपको आज क्लास 9 की फिजिक्स का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले हमने फर्स्ट लेसन में मोशन के बारे में हम लोग पढ़ रखे हैं और इसको हम कोशिश करते हैं बेटा कि एक शॉर्ट में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 1.25 से 1.5 घंटे में मैं इसको एक एक चीज़ बताते हुए पूरे चैप्टर को मैं समाप्त करूँ, जिससे आपको रिवीजन करने में भी अच्छा रहेगा और मेरे पास भी जो है बार बार देने के लिए टाइम भी नहीं हो पाता है। तो मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि इसको आपको समझा दूँ। कहीं भी दिक्कत आता है आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में बेटा हम लोग पहले फोर्स को समझें क्या चीज़ है। तो फोर्स का सबसे पहले डेफिनेशन देखो। फोर्स क्या चीज़ है? एक फिजिकल कॉज है। क्या चीज़ है? एक फिजिकल कॉज है जो किसी ऑब्जेक्ट को जो रेस्ट में है या मोशन में है उसके स्टेट ऑफ चेंज को, उसकी जो अवस्था है उसको परिवर्तन करता है। आप पहले इसका डेफिनेशन देखिए कि फोर्स का डेफिनेशन क्या हो। ठीक है, आप पहले फोर्स का बेटा डेफिनेशन देखिए। Force is that physical change, that physical cause भी बोल सकते हो, that physical cause which tries to change, which tries to change or changes the state of rest or motion of an object। ये देखिए फोर्स का डेफिनेशन है। आप 7th 8th में या कई टीचरों से भी सुने होंगे कि फोर्स इज दैट पुल और पुश। अरे पुल और पुश तो है ही, ये करता क्या है? ये फिजिकल कॉज है, एक भौतिक कारण है फोर्स। द फोर्स इज दैट फिजिकल कॉज व्हिच ट्राइज टू चेंज, कोशिश करता है चेंज करने का या चेंज कर देता है स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन। कोई चीज रेस्ट में है तो जरूरी नहीं है, ट्राइज टू चेंज करने की कोशिश करता है। अब मान लो किसी ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए या ढकेलने के लिए 200 न्यूटन चाहिए, 250 न्यूटन चाहिए। तुम अगर उसमें 100 न्यूटन लगाओगी बेटा तो वो उसके स्टेट में चेंज नहीं होगा। फोर्स ने कोशिश किया लेकिन दो सरफेस के बीच जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड बना हुआ था उसको तोड़ नहीं पाया। जब तक सरफेसेज इन कांटेक्ट में जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड बनता है बेटा, हम अगर हाथ पे हाथ रख रहे, तरहती पे देखो तरहती रख रहे हैं, यहाँ भी एक मॉलिक्यूलर बॉन्ड फॉर्म कर जाता है। इसको भी चलाने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ता है। तो जब तक मॉलिक्यूलर बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे सारे, तब तक एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे स्लिप नहीं कर सकता, नहीं चल सकता। तो फोर्स कोशिश करता है कि स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर दे या चेंज कर देता है, या कोई चीज मोशन में है तो उसको रोक देता है या रोकने की कोशिश करता है। ब्रेक लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करता है। बहुत तेज ब्रेक अगर लगा देंगे ऑब्जेक्ट तुरंत रुक भी सकता है। तो फोर्स के कारण जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट मोशन में भी आ सकता है या ऑब्जेक्ट के रेस्ट में भी रह सकता है। मोशन में है तो रुक भी सकता है या रुकने की कोशिश करेगा अगर फोर्स अप्लाइड होगा। तो फोर्स इज दैट फिजिकल कॉज which tries to change or changes the state of rest or motion of an object या of an body। ये मेरे हिसाब से बेटा अच्छा डेफिनेशन है। तुम लोग जो पढ़े हो पुल और पुश, तो वो भी तो है फिजिकल कॉज ही तो है। तो
आपको हम दिखा भी दिए हैं। ये बेटा मेरा फोर्स का डेफिनेशन है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि कितने प्रकार के बेटा फोर्स होते हैं। तो फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, पहले आप इसको देख लीजिए। सबसे पहले आप देखिए जो टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्स कितना है बेटा, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्स। और फोर्स का यूनिट भी जानते रहना। फोर्स का यूनिट बेटा होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूंकि फोर्स पर सबसे ज्यादा वर्क न्यूटन ने किया है, उसी को श्रद्धांजलि देने के लिए बेटा इसको हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा वर्क न्यूटन ही किया है, इसीलिए न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स कौन है बेटा, न्यूटन है। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्स, यानी ये हमको जानना जरूरी है। टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्स। तुम लोग अभी अगर इतना भी जान जाते हो बेटा तो बहुत अच्छा रहेगा। एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो हम लोग पढ़ेंगे। अक्सर देखते हैं बच्चों से पूछते हैं कि टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्स बताओ, 12th पास करके आ जाते हैं, उनको पता नहीं रहता। तो सबसे पहले आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्थ नंबर पे आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 प्रकार के बेटा फंडामेंटल फोर्स हैं। इन सब के बारे में हम धीरे धीरे बहुत कायदे से जानेंगे। तुम लोग अभी क्लास 9th में हो। ये मेन जो कॉन्सेप्शन है कि फोर्स क्या चीज है और फंडामेंटल फोर्स कितने होते हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो 2 मासिव बॉडी के बीच लगता है, 2 पॉइंट मास है उसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस का सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों के सुपरपोजिशन से जो फोर्स का बेटा निर्माण होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। हम लोग जब आशीर्वाद देते हैं किसी को, जैसे तुम लोग जब पैर छूते हो, अब तो आजकल बेटा तुम लोग पैर छूते कहाँ हो, तुम लोग तो जूता छूते हो या वो भी नहीं छूते हो। लेकिन जो पैर छूने की प्रथा है, जब हम लोग पैर छूते हैं तो जो हमारे बड़े जन हैं जिनका हम छू रहे हैं, माँ बाप या गुरु या आपके जो भी रिलेटिव हैं, तो अगर आप पैर छूते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में तुमको आशीर्वाद मिलता है, तुमको एनर्जी मिलता है बेटा। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी तुम लोग इतना जानो कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के सुपर पोजिशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनता है, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स होता है। अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को बांधे रखने के लिए, अभी आप इतना ही समझिए, युकावा नाम का साइंटिस्ट ने बताया था न्यूक्लियस को बांधे रखने के लिए जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनको बांधे रखने के लिए जो फोर्स लगता है उसी को हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में बेटा काम करता है। तुम लोग जानते होंगे जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है, तो कितना कम है, फेम्टोमीटर में है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने के लिए जो फोर्स लगता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस में एक्सचेंज रिएक्शन होता है बेटा। यही वीक न्यूक्लियर फोर्स के कारण सन में जो आज ऊर्जा देख रहे हो, सन जो चमक रहा है, जिससे तुमको एनर्जी मिल रहा है, लाइट मिल रहा है, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स की भूमिका होती है। इसको हम लोग बेटा बाद में बहुत कायदे से पढ़ेंगे। उसमें डाउन क्वार्क, अप क्वार्क, बोसोन, बहुत सारी भूमिकाएं हैं। अभी तुम लोगों को उतना समझने की बेटा जरूरी नहीं है। आप इतना समझिए कि न्यूक्लियर एक्सचेंज रिएक्शन जो होता है, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, उसमें अप क्वार्क और डाउन क्वार्क की भूमिका होती है। तो जो एक्सचेंज रिएक्शन में
जो कैरियर का काम करता है अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, उनके बीच जो फोर्स लगता है वो बेटा वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। यानी न्यूक्लियर एक्सचेंज रिएक्शन में वीक न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, जिससे लाइट एनर्जी, बीटा एमिशन, तरह तरह की चीजें होती है। अभी आप इतना समझिए कि ये 4 प्रकार के फंडामेंटल फोर्स है: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस को बांधता है, तो न्यूक्लियस को बांधने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, और न्यूक्लियर एक्सचेंज रिएक्शन में वीक न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। ये 4 प्रकार के बेटा हमारे फंडामेंटल फोर्स हैं। फोर्स पे इतना अगर तुम लोग जानते हो तो एक अच्छा कंसेप्शन बेटा माना जाएगा। ठीक है, हम लोग अब आगे चलते हैं। अब आप देखिए बेटा इनर्शिया। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी। इनर्शिया क्या चीज है? जैसे फोर्स एक फिजिकल कॉज था, उसी तरह इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। इनर्शिया कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मटेरियल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जो स्टेट चेंज का विरोध करता है। रेस्ट में है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। साइकिल मूव कर रहा है, ब्रेक लगाते हो, रुकने का विरोध करता है, रुका हुआ है चलने का विरोध करता है, तुमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो आप इसका बेटा डेफिनेशन देखो इनर्शिया का। इनहेरेंट प्रॉपर्टी of material object to oppose state of change is called inertia. इनहेरेंट मतलब बेटा विरोधक। इनहेरेंट प्रॉपर्टी यानी अवरोधक गुण, यानी विरोधक गुण ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। इनर्शिया हमेशा मटेरियल ऑब्जेक्ट का, जहां मास है वही इनर्शिया का गुण होगा। अगर मास नहीं है बेटा इनर्शिया नहीं होगा। The inherent property of material object to oppose the state of change. स्टेट ऑफ चेंज मतलब अवस्था परिवर्तन के विरोध करने का जो गुण होता है इज कॉल्ड इनर्शिया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इनर्शिया। अब देखिए आप टाइप्स ऑफ इनर्शिया कितने हैं ये तो समझ गए। किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट के अवस्था परिवर्तन के विरोध करने का जो गुण है उसको क्या कहेंगे? इनर्शिया। अब कोई चीज रुका हुआ है तो चलने का विरोध करेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो। मोशन में है, रुकने का विरोध करेगा, इनर्शिया मोशन में है। स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, अगर हम किसी भी व्हीकल को घुमा रहे हैं, सर्कुलर राउंड ले रहे हैं, तो क्या करेगा? सर्कुलर राउंड का विरोध करेगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। वो डायरेक्शन में चलने, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो घूमने का विरोध करेगा, उसको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहेंगे। इस तरह टाइप्स ऑफ इनर्शिया बेटा जानना जरूरी है। आप देखिए टाइप्स ऑफ इनर्शिया कह सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ इनर्शिया। लेकिन चलिए टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया की कितनी प्रजातियां हैं देखिए। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बेटा इतने प्रकार के इनर्शिया हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये हमारे 3 इनर्शिया हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होगा, एक ही डेफिनेशन में बेटा सब सेट हो जाएगा। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट टू अपोज द स्टेट ऑफ चेंज के स्थान पे रेस्ट कर दो, टू अपोज द स्टेट ऑफ रेस्ट।
इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। टू अपोज द स्टेट ऑफ मोशन, चेंज के स्थान पे मोशन, इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। टू अपोज द स्टेट ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चेंज के स्थान पे रेस्ट कर देना है, चेंज के स्थान पे मोशन कर देना है, चेंज के स्थान पे डायरेक्शन कर देना है। और जहां कॉल्ड इनर्शिया है, कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन, कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आप एक डेफिनेशन में तीनों डेफिनेशन को बेटा सेट कर लोगे। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब इसका देखिए एग्जाम्पल, देखिए आप इनर्शिया का एग्जाम्पल देखिए। तुमको ध्यान देना है, लोग रेस्ट में मोशन का, मोशन में रेस्ट का मार देते हैं। और नीट आईटी में हर जगह ये पूछे हुए क्वेश्चन सब है जो आपको बताने जा रहे हैं। और अगर आप समझ जाएंगे कॉन्सेप्शन तो तुमसे गलत नहीं लगेगा निशान। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inherent property of the material object to oppose the state of rest is called inertia of rest. Oppose the state of rest, रेस्ट का विरोध करेगा, तो रेस्ट का विरोध करेगा तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो। अब जैसे देखो, अब वो रेस्ट में है तो रेस्ट का विरोध करेगा, रेस्ट में रहना चाहेगा, जिस कारण उसके स्टेट में चेंज आएगा उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहेंगे। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्हेन वी गिव सडन जर्क द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मतलब कंबल, dust particle fall off is an example of inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction and of this। अब देखो कंबल इसलिए बोला गया है क्योंकि कंबल में डस्ट पार्टिकल ज्यादा जो है अटैच्ड रहते हैं, ज्यादा धूल को पकड़ता है, तो जब हम झाड़ते हैं तो हमको ज्यादा दिखता है। हालांकि बेडशीट के भी साथ यही होगा, तुम अपने कपड़े को झाड़ते हो वही होगा, टॉवेल को झाड़ते हो तब भी यही होगा। वो सब इनर्शिया ऑफ रेस्ट का आएगा। कैसे? देखिए जब हम झटका देते हैं, कंबल को झाड़ते हैं, कंबल नीचे गया, डस्ट पार्टिकल ऊपर तैरने लगता है, ग्रेविटी के कारण वो नीचे गिर जाता है। कंबल ऊपर जाता है, डस्ट पार्टिकल नीचे तैरने लगता है, ग्रेविटी के कारण नीचे आ जाता है। क्यों? हम जर्क जो देते हैं, झटका जो देते हैं, किसको देते हैं? कंबल। तो डस्ट पार्टिकल कंबल में जहां है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण कहता है भैया हम वहीं रहेंगे, हमको मत झाड़ो। तो डस्ट पार्टिकल वहीं रहना चाहता है। कंबल गया ऊपर, कंबल को तुमने ऊपर झटका दिया, डस्ट पार्टिकल वहीं रह जाता है, ग्रेविटी के कारण गिर जाता है। तो डस्ट पार्टिकल क्यों झड़ गया? कंबल से, बेडशीट से, टॉवेल से, तुम्हारे शर्ट से, पैंट से, बाल से। बाल में भी धूल लगा हुआ है, झाड़िए छट जाएगा। ये सारा किसका एग्जाम्पल आएगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तुम बस पर बैठे हुए हो, बस वाला मोशन में आ गया, तुम्हारा शरीर पीछे की ओर झटका खाता है। या खड़े रहो, हाथ कूद छोड़ दो, ऐसे करके बस पर खड़े रहो। देखिए क्या स्थिति होता है, बस वाला मोशन में आएगा तुम ध्यान से गिरोगे। देखो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल तुम कर भी सकते हो, तुमको खुद समझ में आ जाएगा। तो क्यों ऐसा हो गया? हम आखिर क्यों गिर गए? क्यों जर्क जो है पीछे की ओर महसूस किए? क्यों? क्योंकि बस जैसे ही मोशन में आया तो हम जब बैठे हुए हैं, हमारा पैर और हमारा कमर जो है बस के साथ मोशन में आ गया, लेकिन शरीर जो है रेस्ट के कारण चाह रहा था जहां है वहीं रहे। तो ये चला गया आगे, तो ये पीछे की ओर क्या करेगा? क्योंकि उससे अटैच्ड है, जर्क महसूस करेगा। तुम अगर मान लो खड़े हो बस पर, लूजली ऐसे करके खड़े हो जाओ, कुछ मत पकड़ो, बस वाला मोशन में आएगा, तुम ध्यान से पीछे की ओर गिरोगे। क्यों? क्योंकि पैर है बस से अटैच्ड ना। अटैच्ड कौन है? पैर है। तो जब पैर बस से अटैच्ड है तो पैर आ गया बस के साथ मोशन में। बस ने अगर ले लिया 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रखा है, क्या 20 का लिया तो 20 में आ गया, पूरा शरीर तो रेस्ट में था। तो शरीर रेस्ट में आना चाह रहा है, यानी जहां है वहीं रहना चाह रहा है, पैर चला गया आगे, तो तुम क्या करोगे? गिर पड़ोगे। किसके कारण गिरोगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। ठीक है। इसी तरह देखो इनर्शिया ऑफ मोशन का क्या होगा एग्जांपल। बस चल रहा है, तुम्हारा पूरा शरीर चल रहा है, यानी व्हेन वी सिटिंग इन ए मूविंग बस एंड बस टेक्स टू ब्रेक, देन वी एक्सपीरियंस ए जर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेटा तुम जर्क महसूस करते हो? क्योंकि बस जो है मोशन में है, तुम्हारा शरीर पूरा मोशन में है, बस ने लिया ब्रेक, तो तुम्हारा स्थिति क्या है? मान लो तुम बैठे हो तो तुम्हारा ये पोर्शन जो बस के कांटेक्ट में डायरेक्ट है, पैर से लेकर के कमर तक, ये तो आ गया, ब्रेक लिया गया तो उसका स्पीड धीरे धीरे घटने लगा। लेकिन जिस टाइम बस ने ब्रेक लिया उस टाइम उसका स्पीड अगर 80 किलोमीटर पर आवर था या 50 था या 60 था, तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा किसमें था? 60 में रहेगा। ब्रेक किसको लगा? बस के साथ जो कांटेक्ट में है इसको लगा, तो ये 60 से 50 हुआ, 40 हुआ, 30 हुआ, इसका तो कम होता गया, तो ये चला जाएगा आगे, ये इसका स्पीड यानी ये पीछे, तो आगे की ओर तुम गिर पड़ो।
तुम बस में खड़े रहो, बस वाला ने ब्रेक लिया, तुम बस मोशन में था, तुम धर्म से आगे क्यों गिरोगे? क्यों? क्योंकि पैर का स्पीड कम होता चला गया। शरीर तुम्हारा जिस टाइम ब्रेक लिया उस टाइम अगर बस का स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है तो 80 में है, तो आगे क्यों धर्म से गिरो? ट्रेन पर तुम देखते होगे, ट्रेन से उतरते समय कई लोग गिर जाते हैं या उतरने के बाद दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेन अगर मान लो प्लेटफॉर्म पे आ रही है, उसका स्पीड मान लो हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, तुम उतरना चाह रहे, तुम 20 पर जब ट्रेन को छोड़ोगे पूरा शरीर 20 पे रहेगा, तो तुम अगर प्लेटफॉर्म पर उतरते ही रुक जाओगे तो पैर तो आ गया 0 पे, शरीर है 20 पर, ध्यान से आगे क्यों गिरो? इसीलिए ट्रेन से जब आदमी उतरता है तो दौड़ता है, धीरे 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 एयर फ्रिक्शन और सरफेस के फ्रिक्शन के कारण स्पीड कम होता चला जाता है, आदमी बैलेंस कर लेता है। तो ये सब इनर्शिया मोशन का एग्जाम्पल। तुम देखते होगे साइकिल का चक्का चल रहा है, खास करके बरसात ऋतु में, आप बारिश ऋतु में देखिएगा, उसके जो मड होते हैं टेंजेंशियली भागते हैं। क्यों? क्योंकि चक्का तो मुड़ने की कोशिश कर रहा है। ये क्या है? ये चाहता है कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में चले, तो टेंजेंशियली वो क्या होता है, उससे अलग हो जाता है। ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बाइक पर बैठे हो या बस पर बैठे हो, टर्न लिया ऐसे करके तुम्हारा शरीर टेंजेंशियली भागता है, क्योंकि शरीर उसी स्थिति में अपने आप को बनाए रखना चाहता है, लेकिन तुम्हारा ये हिस्सा उसके साथ घूमता है, तो तुम एक टेंजेंशियली झटका महसूस करते हो। दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मैं डेफिनेशन आपको बता दिया हूँ, एग्जाम्पल दे दिया हूँ। कहीं भी आपको संदेह होगा आप कमेंट करेंगे, मैं जरूर बताऊँ। ठीक है बेटा, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आगे देखिए आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बेटा सबसे पहले आएगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने बेटा 3 लॉ दिया है, ठीक है, लेकिन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, लेकिन न्यूटन का जो सेकंड लॉ है दैट इज रियल लॉ ऑफ मोशन which including first law and third law. न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। आप याद रखिएगा, कभी आता भी है, ये आया हुआ क्वेश्चन है नीट का कि which laws of Newton is the real law of motion, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ से हम फर्स्ट भी निकाल सकते हैं, सेकंड लॉ से हम थर्ड भी निकाल सकते हैं। आप मेरा 11th का वीडियो देखिएगा, उसमें अगर हम देते हैं 11th वाला वीडियो आपको मिलेगा, उसमें आप जरूर इसको देखिएगा, मैं एक एक चीज समझाऊंगा। अभी तुम लोगों का जितना है बेटा उतना समझा रहे हैं। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है या स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड मतलब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अपनी अवस्था को स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को बनाए रखता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसकी अवस्था को परिवर्तित ना किया जाए। अब देखिए स्टेटमेंट, देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का क्या स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट देखो बेटा क्या कहता है। स्टेटमेंट कहता है इफ ए बॉडी या ऑब्जेक्ट, इफ ए ऑब्जेक्ट या इफ एन ऑब्जेक्ट remain in rest, remain in rest or remain in rest or moving in straight line with constant speed या यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म लिखो और अच्छा रहेगा, with uniform speed, then it maintain to its state of rest or state of motion until compelled by an external force, एक्सटर्नल फोर्स। ये इसका स्टेटमेंट है। ये जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ का बेटा स्टेटमेंट है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन रेस्ट,
अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, या यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को तब तक बनाएगा, इट मेंटेन्स टू स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अंटिल कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। कंपेल्ड मतलब लगाएगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसकी अवस्था को परिवर्तित ना कर दिया जाए। बेटा देखो, न्यूटन ने ऐसे संसार की कल्पना किया है, न्यूटन ने ऐसे संसार की कल्पना किया है जहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, न तो सरफेस का फ्रिक्शन है, न एयर फ्रिक्शन है, कोई फ्रिक्शन नहीं। तो तुम सोचो कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, मान लो काई वाला सरफेस है, अगर बॉल को हम रख देंगे तो वो अनंत काल तक तुम्हारे बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे देखेंगे, कह रहे हमारे परदादा खरदादा ये जो है रखे हुए थे इस बॉल को, देखो जस का तस पड़ा हुआ है, रहेगा। फिर कहता है कि कोई चीज अगर एक बार मोशन में आ गया, बॉल को तुमने लुढ़का दिया, न एयर फ्रिक्शन है न सरफेस का फ्रिक्शन है, तो बॉल अनंत काल तक चलता रहेगा। ऑब्जेक्ट को ही लुढ़का दिए तो ऑब्जेक्ट अनंत काल तक चलता रहेगा, वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को बनाए रखेगा, बशर्ते कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसको रोक न दिया जाए, यानी अपनी स्टेट ऑफ मोशन को बनाए रखे। ये तो होगा ही होगा। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है और बॉल को हम एक बार लुढ़का देंगे तो अनंत काल तक लुढ़कता रहेगा, हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल तक लुढ़कता रहेगा, जब तक अर्थ रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। इसका मतलब ये क्या चीज है, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया ही तो है। इनर्शिया भी कहता है कि ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ चेंज का विरोध करता है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। इसका मतलब कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। आप एक नोट लिख लीजिए बेटा, क्योंकि आता है व्हिच लॉ ऑफ न्यूटन इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, तो याद रखिएगा न्यूटन फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। तुमको हम नोट लिख दे रहे हैं, इस नोट को बेटा आप जरूर याद रखिएगा, तुम लोगों के लिए इतना बेटा बहुत है अभी, यानी मैं समझा दिया ही हूं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, इज, मैं कैपिटल में लिख दे रहा हूं, इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। ये मैं जानबूझ करके बेटा कैपिटल में लिख दिया हूं, इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। ये आप याद रखिएगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इस तरह बेटा हम लोग न्यूटन के फर्स्ट लॉ को समझ गए हैं। कहीं भी दिक्कत आएगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ इनर्शिया है। और अब हम लोग क्या देखेंगे बेटा, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को देखना है। तो बेटा न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को देखने के लिए हमको लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स, इन चीजों को समझना पड़ेगा। तो बेटा लीनियर होता तो एंगुलर मोमेंटम भी, जब कोई चीज एंगल में चलता है तो एंगुलर मोमेंटम होता है, मास इनटू स्पीड इनटू रेडियस ऑफ द सर्कल। लेकिन अभी तुम लोग बेटा लीनियर मोमेंटम को ही देखो। मोमेंटम आएगा कब, द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू रिमेन इन मोशन देन मोमेंटम। तुम बैठे हो तो मोमेंटम थोड़ा ना, जब तुम मोशन में आते हो तो मोमेंटम होता है, यानी कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। ऑब्जेक्ट के मोशन में रहने की जो प्रवृत्ति है, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन मोशन, जब वो मोशन में आएगा तो क्या होगा, उसमें मोमेंटम आ जाएगा। यहाँ लीनियर मोमेंटम है। आप एक चीज लिख लीजिए पहले, कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, capacity of an object to remain in motion is called momentum। ये तो बेटा मोमेंटम हुआ, लेकिन इसका न्यूमेरिकल वैल्यूज कैसे निकालेंगे उसको भी लिख लीजिए। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ
ये लीनियर मोमेंटम की बेटा हम बात करें, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, तुम लोगों में भी एंगुलर नहीं है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। इसको बेटा कैपिटल पी, सॉरी पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से। होता क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, कोई ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिधर वेलोसिटी उसमें प्रोड्यूस होगा, चाहे वो ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ, साउथ वेस्ट, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, मोमेंटम उसी डायरेक्शन में आएगा। यानी मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम बेटा क्या आएगा, मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी ऑफ डायरेक्शन। बेटा डायरेक्शन क्या होगा, जो वेलोसिटी का होगा। अब डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। इसका यूनिट क्या आएगा, यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी सेकेंड पावर माइनस। ये मोमेंटम के बारे में बेटा, लीनियर मोमेंटम के बारे में इतना जानना है कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि कोई भी मास जब मोशन में आएगा तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में चलेगा, तो मोमेंटम भी वेक्टर होगा, जिसका डायरेक्शन वही आएगा जो वेलोसिटी का आएगा। ठीक है, इसका यूनिट आपको हम बता दिए हैं। ये मोमेंटम के बारे में जानना जरूरी था। अब एक है इंपल्स। बैट पे बॉल का लगना, वॉल पे बॉल का लगना, किसी के माथे को ऐसे ऐसे तुम ठकठका रहे हो, किसी को पीट रहे हो, सब इंपल्स की घटना है। यानी इंपल्स क्या होगा, जब दो ऑब्जेक्ट टकराएंगे तो इंपल्स की घटना होगी। जब दो ऑब्जेक्ट टकराएंगे तो इंपल्स की घटना होगा। देखो ये इंपल्स, पेन से बोर्ड को हम ठकठका रहे हैं, ये इंपल्स हो रहा है। अब इससे ज्यादा तेज बेटा नहीं ठकठकाएंगे तो बोर्ड खराब हो जाएगा, तो फिर पढ़ाएंगे कैसे। ठीक है, तो ये हमारा इंपल्स। तो इंपल्स क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट, डेफिनेशन इसका देखिए आप, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल। फोर्स ऑफ टाइम का इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल। यानी इंपल्स, इसका बेटा कोई डिनोशन नहीं होता है। यानी इंपल्स क्या होता है, द फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, ये हमारा बेटा इंपल्स हो गया। यूनिट देख लो इसका, ये भी, अब फोर्स वेक्टर है तो ये भी वेक्टर, इंपल्स उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी, it is vector quantity of direction same as that of force, as that of force। यूनिट क्या आएगा, यूनिट इज, सब ऐसा यूनिट है, न्यूटन यानी फोर्स का इंटू टाइम का, तो न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, न्यूटन इंटू सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बोल सकते हो। फोर्स को अगर तोड़ दोगे, ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। एग्जाम्पल थोड़ा सा बेटा इसका देख लो, कोलिजन बिटवीन, हम समझा दिए ही हैं, कोलिजन बिटवीन बॉल एंड बैट। ठीक है, एक और ले लो,
कोलिजन बिटवीन बॉल एंड वॉल, ये इंपल्स की घटना है बेटा। वॉल से बॉल का टकराना, बैट से बॉल का टकराना, ये क्या होता है? इंपल्स होता है। ठीक है, ये आप इंपल्स को समझ गए होंगे, यूनिट बता दिए हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम लोग बेटा आगे चले। अब इतना अगर हम लोग समझ लिए हैं कि इंपल्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, तो अब हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ को समझेंगे और वो आसान होगा। अब वही रियल लॉ ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन ने कहा है, कई ढंग से लोग बताते हैं, लेकिन देखिए शुरुआत यहाँ से होना चाहिए न्यूटन के सेकंड लॉ का। इसके 3 फॉर्म होते हैं बेटा। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि देखो फोर्स को हम अप्लाइड कर रहे हैं, ये सबसे पहले डिपेंड करेगा कि फोर्स किसको अप्लाइड किया जा रहा है। भाई खाना दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं? एक बच्चे को हम 10 रोटी थोड़े ना दे सकते हैं। तुम लोग मान लो खा लेते हो, 5 टे पराठा खा लिए बैठ कर, 4 टे आलू का पूरी खा ली। एक छोटा बच्चा जो 5 साल का है वो थोड़े ना उतना खाएगा। तो न्यूटन ने यही बात किया है कि सबसे पहले आप फोर्स लगा रहे हो तो किस ऑब्जेक्ट को लगा रहे हो, इसको देखो, यानी उसका कितना मास है। किसी ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए हमको चाहिए 500 न्यूटन, वो 50 किलोग्राम का है, 500 न्यूटन का फोर्स चाहिए। पता चला कि उसको हम कितना लगा रहे हैं, 200 न्यूटन। क्या ऑब्जेक्ट खींचा जाएगा? नहीं खींचाएगा। तो न्यूटन ने कहा कि फोर्स सबसे पहले तो मास पर डिपेंड करे। यू अप्लाइड फोर्स इन विच ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का कितना मास है, कम है ज्यादा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो। फिर वो कह रहा है, फिर न्यूटन कह रहा है कि मान लो 2 व्हीकल हैं बेटा, इस हमको बनाने नहीं आता है, आपको बना दिए। अब ये व्हीकल, इसका भी मास m है, मास कांस्टेंट मान लेते हैं। ये 2 हमारे व्हीकल हैं, ठीक है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ठीक है। अब दोनों के मास बेटा m है। इसका एक्सेलरेशन मान लो a1 आ रहा है और इसका एक्सेलरेशन a2 है। दोनों पूरा दिशा में चल रहा है, एक्सेलरेशन a1 और a2 से। तुम हमसे कह रहे हो कि सर मॉड ऑफ a1 यानी एक्सेलरेशन a1 का मैग्नीट्यूड अधिक है मॉड ऑफ a2 से, यानी एक्सेलरेशन a1 का मैग्नीट्यूड अधिक है एक्सेलरेशन a2 से। यानी ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट वाला, इसको क्या करेगा, इसको क्या करेगा, ओवरटेक कर लेगा सर। जबकि सर दोनों के मास जो है सेम है। सर इस पर फोर्स ज्यादा लगा है, इस पर फोर्स कम लगा है सर, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसका एक्सेलरेशन कम। तो ये क्यों ऐसा हुआ? मास जब सेम है और फोर्स इस पर F1 है, इस पर F2 है, और तुम कह रहे हो कि सर ये ज्यादा तेज चल रहा है, ये कम तेज चल रहा है, तुम तुरंत कहेंगे देखो मास तो सेम है, फोर्स लगा रहे हो। तो निश्चित रूप से इसका एक्सेलरेशन अगर अधिक है ऑब्जेक्ट फर्स्ट का, तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट का एक्सेलरेशन अधिक होगा ऑब्जेक्ट सेकंड से। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर फोर्स अधिक लग रहा है ऑब्जेक्ट सेकंड की तुलना में। भाई जिस ऑब्जेक्ट का अगर मास सेम है और तुम कह रहे हो कि सर ऑब्जेक्ट फर्स्ट का जो व्हीकल फर्स्ट है उसका एक्सेलरेशन अधिक है ऑब्जेक्ट सेकंड के एक्सेलरेशन से, तो तुरंत हम कहेंगे कि इंजन जो है फर्स्ट पर फोर्स अधिक लगा रहा है सेकंड की तुलना में। तो न्यूटन ने कहा कि फोर्स 2 ही चीज पर डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट के मास और एक्सेलरेशन। यानी इसका स्टेटमेंट देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि रियल लॉ ऑफ मोशन है, उसका स्टेटमेंट देखिए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the product of mass and acceleration of the body। फोर्स जो है बॉडी के, यानी कार है, चाहे बस है, चाहे ट्रक है, चाहे ट्रेन है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो फोर्स जो उस पर लगाया जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। ये बेटा प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तुम लोगों का नहीं होगा तो तुम लोग 0 बढ़ा के ऐसे कर दो, दिस इज प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब यहां अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को बेटा हटाते हैं
तो कांस्टेंट आ जाता है, जिस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1, where k is proportionality constant, proportionality constant of वैल्यू 1। जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करके लगाएंगे। ये न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसका स्टेटमेंट फर्स्ट है। इसी स्टेटमेंट फर्स्ट से देखो सेकंड फॉर्म निकलेगा इसका। एक तरह से फर्स्ट फॉर्म हुआ, तो आप सेकंड फॉर्म देखिए। फर्स्ट तो समझ गए होंगे, किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो दो ही बात पर डिपेंड करेगा, उसके मास एंड एक्सेलरेशन पर। अगर मास सेम है और एक ऑब्जेक्ट पर ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, दूसरे पर कम लगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट फर्स्ट का एक्सेलरेशन अधिक होगा ऑब्जेक्ट सेकंड के एक्सेलरेशन से। तुम देखोगे कि अगर बाइक है तो उसमें एक्सेलरेटर ज्यादा लिया जाए। फर्स्ट जो बाइक है उसमें एक्सेलरेटर ज्यादा है, सेकंड बाइक का एक्सेलरेटर कम। ठीक है, दो चीज पर डिपेंड करेगा। अब इसका बेटा हम सेकंड फॉर्म देखते हैं। सेकंड फॉर्म देखिए, इसी का सेकंड फॉर्म देखिए आप, न्यूटन के सेकंड लॉ का सेकंड फॉर्म यानी स्टेटमेंट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, उसी से निकलेगा। तुमने क्या लिखा है, फोर्स इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए। अब देखो अगर ए को तुम लोग को हम बता चुके हैं फर्स्ट लेसन में, ए क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा वी बाई डेल्टा। अब इसको तुम बेटा क्या लिख सकते हो, एम इंटू डेल्टा वी को डेल्टा पी लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम चेंज किसके कारण हो रहा है, वेलोसिटी चेंज होने के कारण। यानी एफ इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, एम इंटू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। यानी यहाँ तुम क्या लिख सकते हो, अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा दे तो एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। न्यूमेरिकल लगाते समय एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी पर लगाएंगे, यानी एफ प्रोपोर्शनल डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। यानी यहाँ से क्या आ रहा है, क्या आ जाएगा कि फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, फोर्स applied on a body या object is directly proportional to time rate of change of मोमेंट। ये न्यूटन के सेकंड लॉ का बेटा सेकंड फॉर्म हो गया। कहीं हमको फोर्स निकालना है, अगर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मालूम है तो फोर्स निकल जाए। हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करेंगे आगे। थर्ड फॉर्म बेटा देखो, इसका थर्ड फॉर्म क्या है, आप थर्ड फॉर्म देखिए इसका। फर्स्ट फॉर्म में कहीं दिक्कत है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, वही ए को ले ली है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और डेल्टा पी बाई डेल्टा टी आ गया, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, यानी एफ प्रोपोर्शनल डेल्टा पी बाई डेल्टा टी आया। यानी फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखो इसी को हम क्या कह सकते हैं बेटा, यानी इसका थर्ड फॉर्म देखो, थर्ड फॉर्म न्यूटन के सेकंड लॉ का। सब पे न्यूमेरिकल लगेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। देखो यहाँ पर F इज इक्वल टू कितना आया है, अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं। F इज इक्वल टू क्या आया है, K इंटू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ से देखो इट इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं कि F इंटू डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू K इंटू डेल्टा पी। ये क्या आ जाएगा बेटा, इम्पल्स फोर्स इंटू टाइम। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं बेटा, इम्पल्स इज इक्वल टू K इंटू डेल्टा पी, यानी चेंज इन मोमेंटम। यानी के हटा दो, प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा। यानी जब भी हमको इंपल्स निकालना है तो चेंज इन मोमेंटम निकाल। बैट से बॉल का टकराना, चेंज इन मोमेंटम निकाल लिए, इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉल निकल जाएगा, या इंपल्स इंपार्टेड टू द बैट लगेगा। जितना बैट पर इंपल्स लगेगा उतना ही बॉल पे भी लगेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी इसको आप क्या कर सकते हो कि हैंस न्यूटन का सेकंड लॉ इस फॉर्म में भी हम बेटा कह सकते हैं कि इंपल्स इंपार्टेड टू द ऑब्जेक्ट, इंपल्स इंपार्टेड, इंपार्टेड मतलब लगाया गया,
impulse imparted to the object, impulse imparted to the object is directly proportional to, न्यूमेरिकल लगाते समय क्या बोल लेते हैं, इक्वल आ जाएगा, लेकिन लिखते समय बेटा ये लिखेंगे ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली proportional to change in directly proportional to change in momentum, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम। ये न्यूटन के सेकंड लॉ का थर्ड फॉर्म। कहीं भी इंपल्स निकालना है तो चेंज इन मोमेंटम निकाल। तो इंपल्स इंपार्टेड टू द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। ये न्यूटन के सेकंड लॉ का बेटा थर्ड फॉर्म है। मैं आशा करता हूं कि आपको न्यूटन का सेकंड लॉ जो कि रियल लॉ ऑफ मोशन है समझ में आ गया होगा। अब देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? थर्ड लॉ भी इसी से निकला है। आप मेरा 11th वाला जब देखेंगे वीडियो तो उसमें हमने फर्स्ट सेकंड लॉ में फर्स्ट लॉ को भी निकाल दिया है और सेकंड लॉ में थर्ड लॉ को भी निकाल दिया। अब यहाँ देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि प्रत्येक एक्शन की इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। ऐसा थोड़े ना होता है कि तुमको हम गुरु लोग अगर एक चाटा मारते हैं तो तुम लोग रोने लगते हो। गलत चीज है बेटा। तुमको अगर हम एक थप्पड़ मार रहे हैं तो तुम भी तो मार रहे हो, क्योंकि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है और एक्शन रिएक्शन फोर्स उतने ही देर के लिए लगता है, दोनों बॉडी पर लगता है, यानी अलग अलग बॉडी पे काम करता है। मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा गाल मेरे ऊपर, मेरे हाथ पर मार रहा है उतना ही तेज। यही न्यूटन ने कहा कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। अब देखिए इसका स्टेटमेंट देखिए क्या है थर्ड लॉ का। थर्ड लॉ का बेटा स्टेटमेंट है कि टू एवरी एक्शन having equal and opposite reaction, to every action having equal and opposite reaction। एक मैं लाइन और आगे बढ़ा दे रहा हूं कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस acting on different bodies for same interval of time, different bodies for same interval of time। थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ा दिए हैं जिससे आपका कॉन्सेप्शन बेटा क्लियर हो जाएगा, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्शन क्लियर हो जाएगा। अब यहां आप देखिए दो बॉडीज, मान लो दो ठे बॉल है, दोनों बॉल देखो टकरा गया। ये बॉल M1 है, M1 मास है, ये M2 टकराया। अब जो सेकंड के द्वारा फर्स्ट पर लगेगा बेटा उसका डायरेक्शन ये आएगा, और फर्स्ट के द्वारा जो सेकंड पर लगेगा उसका डायरेक्शन ये आएगा। ये जो फर्स्ट के द्वारा जो सेकंड पर बेटा लग रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, F(1) ड्यू टू 2, और जो सेकंड के द्वारा जो फर्स्ट के द्वारा जो सेकंड के द्वारा फर्स्ट पर लगा वो तो F(1) ड्यू टू 2 हुआ। फर्स्ट के द्वारा जो सेकंड पर लगा वो F(1) ड्यू टू 1। अब ये बताओ जितना देर फर्स्ट सेकंड को लगाएगा धक्का उतना ही देर सेकंड फर्स्ट को लगा, सेम इंटरवल ऑफ टाइम हुआ। फर्स्ट के द्वारा सेकंड पर इस डायरेक्शन में लग रहा है और सेकंड के द्वारा फर्स्ट पर इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो सेम टाइम के लिए लग रहा है, अलग अलग बॉडी पे लग रहा है। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। अब यहाँ देख, सॉरी ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। अब यहाँ देखो अगर हम तुमसे पूछे कि नेट फोर्स देखो कहां से निकाला, ये आया कहां से, थोड़ा सा देख लीजिए। एफ नेट अगर तुमसे हम कहेंगे तो कहोगे सर 0 है, हम कहेंगे बेटा दो फोर्स तो लग रहा है, एक दूसरे को ढकेल तो रहा है, तो कहोगे हाँ सर दो तो दिख तो रहा है सर, लेकिन नेट तो नहीं है सर।
तो F12 प्लस F21 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से तुम हमको तुरंत कहोगे कि सर F12 दैट इज इक्वल टू माइनस F21। तो यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ है, यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ है कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। जब तुमसे हम कहें कि एक फोर्स जो है 5 न्यूटन पूरब में है तो पश्चिम में भी 5 न्यूटन है, तो क्या होगा? तुम कहोगे सर पश्चिम वाले को -5 कर दीजिए। तुमसे कोई कहे कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम पूरब -5 मीटर पर सेकंड से पूरब में जा रहे हैं, इसका मतलब वो पूरब में न चल के पश्चिम में चल रहा है। बेटा डायरेक्शन चेंज कर जाता है। तो F12 दैट इज -F21, यानी हर एक्शन का इक्वल अपोजिट रिएक्शन होगा। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस सेम टाइम इंटरवल के लिए काम करेगा और डिफरेंट बॉडीज पर काम करेगा। ये बेटा सरफेस है, ये हम सरफेस को दिखाए हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। अब एक आ रहा है बेटा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो बिहाफ ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो बॉडी का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये न्यूटन के सेकंड लॉ से आपको हम लॉ निकाल के भी दिखा देते हैं। देखिए यानी लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट लॉ का क्या है, स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट कहता है कि बिहाफ यानी अनुपस्थित, बिहाफ ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बिहाफ ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, नेट मोमेंटम यानी टोटल मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है बेटा। बिहाफ ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो ये एंगुलर में भी काम करता है। बिहाफ ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ लीनियर लिख दे रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नेट लीनियर मोमेंटम, नेट लीनियर मोमेंटम of net linear momentum of the system remains constant, remains सिस्टम मतलब हो सकता है 2 मास आपस में कंबाइंड हो, 4 मास कंबाइंड हो, लेकिन सबका नेट मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। बिहाफ ऑफ एक्सटर्नल फोर्स नेट लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये बेटा इसका जो है स्टेटमेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको हम निकालते हैं, नहीं समझ में आया है इसको एक बार से आपको ये कर देते हैं। देखो न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने क्या बोला है कि F इज इक्वल टू K इंटू डेल्टा P बाई डेल्टा T। सेकेंड फॉर्म अभी जस्ट देखे थे। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ये 0 दैट इज K इंटू डेल्टा P बाई डेल्टा T। यहां से क्या आ गया, इट इंप्लाइज डेल्टा P बाई डेल्टा T दैट इज 0, 0 बाई के 0। इट इंप्लाइज डेल्टा P इज इक्वल टू 0। बेटा डेल्टा P का मतलब क्या है, डेल्टा P का मतलब क्या है, इट इंप्लाइज डेल्टा P मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम दैट इज 0। इसका मतलब बेटा क्या हो गया, इट इंप्लाइज PF इज इक्वल टू PI, PF इज इक्वल टू PI। बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर साइन लगाओ, PF इज इक्वल टू PI। ये हमारा कहां से आया, न्यूटन के सेकंड लॉ से ही तो आया कि बिहाफ ऑफ एक्सटर्नल फोर्स नेट लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। न्यूटन का सेकंड लॉ में ही सारा लॉ है बेटा। अब यहां देखिए क्या आ जाएगा, इसका मतलब आप यहां भी लिख लीजिए कि फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू क्या आ गया, इनिशियल मोमेंटम, या इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि बिहाफ ऑफ एक्सटर्नल फोर्स नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखो डेल्टा P कांस्टेंट है, यानी कोई चेंज नहीं होगा, यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तुम ये भी कह सकते हो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
मोमेंटम बिफोर कोलिजन, अगर बॉडी टकरा रहा है दैट इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी फाइनल मोमेंटम दैट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब बेटा आगे चले हम लोग। एक चीज बेटा है रिकॉइल ऑफ गन, देखिए ये जानना जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिकॉइल, रिकॉइल ऑफ गन, द वेलोसिटी बाय विच द गन गोज बैकवर्ड एट द टाइम ऑफ फायरिंग बुलेट इज कॉल्ड रिकॉइल ऑफ द गन। आप लिख सकते हैं द वेलोसिटी, हम लिख दे रहे हैं द वेलोसिटी बाय विच, द वेलोसिटी बाय विच गन गोज in backward direction, backward direction at the time of firing, at the time of firing भी लिख सकते हो। एट द टाइम ऑफ बुलेट इमर्जिंग कर दो और अच्छा शब्द रहेगा। एट द टाइम व्हेन बुलेट इमर्जिंग फ्रॉम it, the velocity by which gun goes in backward direction at the time when bullet emerging from it is called recoil of gun। उसी वेलोसिटी को कहते हैं बेटा recoil of gun। मैं थोड़ा स्पष्ट कर दिया हूं कि गन जिस स्पीड से पीछे जाता है, कब? जब बुलेट उससे निकलता है, उसको recoil of gun कहते हैं। अब यहां देख लो, मान लेते हैं कि गन का मास कितना है बेटा, गन का मास हम m मान लेते हैं, बुलेट का मास स्मॉल m, बुलेट का वेलोसिटी स्मॉल v, गन का वेलोसिटी कैपिटल v, गन का मास कैपिटल, यह मान लेते हैं। अब आप देखिए क्या आ जाएगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन या मोमेंटम आफ्टर कोलिजन दैट इज इक्वल टू मोमेंटम बिफोर कोलिजन। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टकरा रहा है तो कोलिजन हो रहा है। कोलिजन में फिजिकली टकराना भी बेटा जरूरी नहीं है। अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस से जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसमें अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से टकराता नहीं, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जा रहा है, तो वहां कोलिजन माना। फिजिकली कोलिजन होना जरूरी नहीं है। ये सब चीज आप 11th में जाके समझेंगे, अभी इतना ही समझिए। गन से बुलेट निकल रहा है, कोलिजन है, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन दैट इज इक्वल टू मोमेंटम ए से आफ्टर सी से कोलिजन। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग ही नहीं रहा, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन दैट इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या आ जाएगा, आफ्टर कोलिजन क्या आ जाएगा, यहां देखो आफ्टर कोलिजन क्या आएगा, मान लेते हैं गन का मास m है, गन का वेलोसिटी v है m इंटू v, बुलेट का मास स्मॉल m, बुलेट का वेलोसिटी स्मॉल v। बिफोर कोलिजन गन में बुलेट था तो m प्लस m इंटू v, गन में कोई वेलोसिटी नहीं, तो यहां से क्या आ गया बेटा 0, तो कितना आ जाएगा mv दैट इज इक्वल टू माइनस m इंटू, इट इंप्लाइज कर दो माइनस m इंटू स्मॉल v। यहां से बेटा क्या आ जाएगा कैपिटल V दैट इज इक्वल टू माइनस m बाय कैपिटल M, ये माइनस है इंटू, ये बेटा हमारा रिकॉइल ऑफ गन। जहां कौन चीज क्या है ये हम लिख दे रहे हैं, जहां कौन चीज क्या है तो व्हेयर, हालांकि हम बता दिए हैं व्हेयर स्मॉल m क्या चीज है, स्मॉल m है मास ऑफ बुलेट, कैपिटल M मास ऑफ गन, स्मॉल v वेलोसिटी ऑफ बुलेट,
और कैपिटल V वेलोसिटी ऑफ गन। ये देखो पीछे हटना, तो जो बुलेट अगर आगे जा रहा है, बुलेट जा रहा है आगे, तो गन स्मॉल m बाय कैपिटल M, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, स्मॉल m बाय कैपिटल M स्केलर क्वांटिटी है, तो कैपिटल V और स्मॉल v का रिलेशन नेगेटिव है। इसका मतलब कि अगर बुलेट आगे जा रहा है तो गन पीछे हटता है। गन जिस वेलोसिटी से पीछे हटता है उसी को कहते हैं रिकॉइल ऑफ गन। मैंने लिखा दिया है द वेलोसिटी बाय व्हिच गन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन एट द टाइम व्हेन बुलेट इमर्जिंग फ्रॉम इट इज कॉल्ड रिकॉइल ऑफ गन। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। रिकॉइल ऑफ गन जो होगा बहुत कम होगा, क्योंकि बुलेट का मास अपॉन गन का मास, बुलेट का मास अपॉन गन का मास है। तो बुलेट का वेलोसिटी कितना भी ज्यादा हो, गन का वेलोसिटी काफी कम आएगा, जिससे पीछे हटता है। इसीलिए जब सैनिक जो है फायर करते हैं बुलेट, तो या तो यहाँ रख के करते हैं या यहाँ रख के करते हैं, कोई भी अपने सीने पे रख के नहीं करता, क्योंकि सीने में इतना तेज चोट आएगा कि बर्दाश्त करना बेटा मुश्किल हो जाएगा। नाउ वी सी द प्रॉब्लम ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का बेटा हम लोग न्यूमेरिकल को करते हैं। अब देखिए, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम फॉर 5 सेकेंड। जो चीज दिया है पहले उसको देखो, 20 न्यूटन का फोर्स है, कितने देर के लिए लगा, मास बॉडी का दिया है 5 किलोग्राम, ठीक है, कितने देर के लिए लगा, टाइम दिया है 5 सेकेंड। क्या पूछ रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। बहुत सही, बहुत सही। पहले क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। मत लगाओ वेक्टर साइन, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। 20 इज इक्वल टू मास 5 किलोग्राम, एक्सेलरेशन मत लगाइए यहाँ पर वेक्टर साइन, स्केलर फॉर्म में इसको कीजिए। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में बेटा डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो 5 इंटू ए, यहाँ से देखो ए कितना आ गया बेटा 20/5, 20/5 कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले का आंसर हो गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तुम लोगों को बेटा अभी इसी टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे, अभी बहुत कठिन न्यूमेरिकल आने की संभावना नहीं है, अभी तुम लोगों को इसी टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे। अब देखिए सेकंड में क्या कह रहा है, वेलोसिटी एट व्हिच एट द एंड ऑफ 5 सेकंड। बेटा तुमको भी पूछ रहा है, भी पूछ रहा है, तुमको भी पूछ रहा है बेटा। ए दिया है ए फोर्स ऑफ 20 अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम फॉर 5 सेकंड। तो बॉडी शुरू में क्या है बेटा, रेस्ट में है। यहाँ देखो अगर मोशन का इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at बेटा अप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा, u 0 है, u क्या है 0 है। कोई फोर्स लगा है 20 न्यूटन का 5 किलोग्राम के बॉडी पर 5 सेकंड के लिए। यहाँ देखिए v कितना आ जाएगा बेटा, v आ जाएगा u 0 a 4, कितने देर के लिए 5 सेकंड के लिए। यहाँ से हमारा बेटा v कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड के लिए वेलोसिटी इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो थर्ड में क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 5 सेकंड। देखो डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 5 सेकंड का रहा है, यहाँ पे तुम थर्ड से भी लगा सकते हो और फोर्थ से भी, ये थर्ड इक्वेशन से भी लगा सकते हो और सेकंड से भी लगा सकते हो। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 5 किलोग्राम के बॉडी पे लगा है, नहीं शुरू में रेस्ट में है, तो u तो 0 हो गया, 0 इंटू टी 0, हाफ a तुमने निकाल चुका है 4 टी स्क्वायर। 5 सेकंड में कितना चला, ये बेटा 5 सेकंड है, तो 5 सेकंड में कितना चला, देखिए कितना आ जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए तो 2 इंटू 25, बेटा कितना चला 50 मीटर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, एकदम आसान क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। आगे चले हम, a certain force is given to an object of mass m1 and acceleration of the object is 12 meter per second square। देखो जो जो चीज दिया है वो देखो, ऑब्जेक्ट m1 है जिसका एक्सेलरेशन सर्टेन फोर्स लगा है, फोर्स f मान लेते हैं, m1 पर लगा, कितने देर के लिए लगा 12 सेकंड के लिए लगा। एंड सेकंड ऑब्जेक्ट पर m2 जिसका है एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया उसका। कह रहा व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन, यहाँ एक्सप्रेशन होगा ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2 माइनस m1 द सेम फोर्स अप्लाई। तो देखो फोर्स को, लेट द फोर्स इज एफ। आप सोल्यूशन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट
तो कांस्टेंट फोर्स कह रहा है सर्टेन फोर्स, आप लिख दीजिए नेट सर्टेन फोर्स इज एफ, यह मान लीजिए। तो एफ वाले कितना आ गया बेटा, m1 न्यूटन के सेकंड लॉ से, m1 इंटू a1 कितना है 12, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, m1 आ जाएगा f/12। सिमिलरली f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वही फोर्स लगा है m2, उसका एक्सलेरेशन बेटा कितना है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इंप्लाइज m2 बेटा कितना आ गया f/3। ठीक है, अब कह रहा है कि सेम फोर्स अप्लाइड किया जाए m2 माइनस m1 पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्दर F इज इक्वल टू m2 माइनस m1, सेम फोर्स अप्लाइड किया जाए तो क्या पूछ रहा है, सेम फोर्स अप्लाइड कर दे तो व्हाट वुड बी द एक्सलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ एक्सलेरेशन होगा, व्हाट वुड बी द एक्सलेरेशन, बेटा ये एक्सलेरेशन है, ये क्या चीज है एक्सलेरेशन, यानी तुमको नेट एक्सलेरेशन पूछ रहा है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं ये एक्सलेरेशन पूछ रहा है। कह रहा है व्हाट वुड बी द एक्सलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मास m2 माइनस m1 इफ सेम फोर्स अप्लाइड, तो क्या आ जाएगा, अब यहां से देखो, यहां से बेटा क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू a आ रहा है f/m2 माइनस m1, वैल्यू पुट कीजिए f/m2, m2 कितना है f/3, m1 कितना है f/12, कितना आ जाएगा f कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में 12 एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 4 माइनस 1, f से f को काट दो, कितना आ गया 12/3, 3 से इसको काट दिए, कितना आ गया 4, यानी हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट एक्सलेरेशन जो आ जाएगा m2 माइनस m1 का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको समझ में आ गया होगा, कांस्टेंट फोर्स हमने f माना, m1 मास पर लगा, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, हमने m1 निकाल लिया, सेम फोर्स लगा m2 पर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, हमने m2 निकाल लिया। कह रहा है सेम फोर्स m2 माइनस m1 पर लगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो सेम फोर्स f लगा, किस पर लगा m2 माइनस m1 पर, हमने मान लिया एक्सेलरेशन a है, तो एक्सेलरेशन a हमारा कितना आ गया बेटा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट, ठीक है बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बोर्ड पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द फोर्स acting on a particle of mass m is indicated by the force time graph shown in below. The change in momentum of the particle over the time interval 0 to 8 सेकंड। देखिए 0 से 8 सेकंड के लिए ग्राफ दिए, आपको एक चीज बेटा तैयार करना पड़ेगा कि फोर्स टाइम कर्व का टाइम एक्सिस से बाउंडेड एरिया क्या देता है, इंपल्स। इसका सोल्यूशन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सोल्यूशन देखो, फोर्स टाइम कर्व और इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, इंपल्स इम्पार्टेड टू द ऑब्जेक्ट दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी इंपल्स इम्पार्टेड निकालना है, चेंज इन मोमेंटम निकाल लो। तुमको चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है 0 से 8 सेकंड, तो 0 से 8 सेकंड के लिए इंपल्स निकाल लें। तो आप याद रखिएगा एरिया, ये हम लिख दे रहे हैं एरिया बाउंडेड बाय फोर्स टाइम कर्व, फोर्स टाइम ग्राफ बोलिए चाहे कर्व बोलिए, फोर्स टाइम ग्राफ भी आप बोल सकते हो, ग्राफ फ्रॉम टाइम एक्सिस gives impulse, ये याद रखिएगा। फोर्स टाइम कर्व का टाइम एक्सिस से बाउंडेड एरिया इंपल्स देगा। अब बेटा तुमको करना क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि अगर आपको मोमेंटम निकालना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो इंपल्स इंपॉर्टेंट निकाल, हम इंपल्स इंपॉर्टेंट 0 से 8 सेकंड के लिए निकाल लें, 0 से 8 सेकंड के लिए चेंज इन मोमेंटम निकल जाएगा। तो इसमें आपको देखना है कि टाइम एक्सिस के ऊपर के एरिया को पॉजिटिव लेंगे और नीचे के एरिया को हम नेगेटिव लेंगे। तो इंपल्स कितना आ रहा है, यहाँ देखो इंपल्स कितना आ रहा है, इंपल्स आ जाएगा एक ट्रायंगल का एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका बेस कितना है 2 सेकेंड और फोर्स कितना है बेटा, फोर्स है 6 यूनिट। वो थोड़ा आगे बढ़ गया है लेकिन ये 6 को बता रहा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, एरिया क्या आ जाएगा 1/2 इंटू बेस, तो बेस कितना है 2, बेस कितना है
2 सेकेंड, और ये कितना है 6, तो 2 × 6, ठीक है। अब नीचे चला गया है, उसको हम क्या लेंगे बेटा, माइनस, जो टाइम एक्सिस से नीचे का एरिया नेगेटिव लेंगे। क्या चीज है, रेक्टेंगल है, 4 - 2, बेस कितना आ गया 4 - 2, इंटू हाइट कितना है, हाइट है यहाँ पर 3, यानी -3 है। तो आप उसको जब नीचे का माइनस कर दिए हैं, यहाँ केवल आप 3 लिखिए, ठीक है। ये 3 को बता रहा है, थोड़ा बनाने में हो गया, ये 3 इसके इक्वल में है, ये 6 इसके इक्वल में, ठीक है। तो 4 - 2 बेस आ गया, इंटू यानी लेंथ इंटू हाइट हो, बेस इंटू हाइट होता है ना रेक्टेंगल का, तो 4 - 2 बेस हो गया और 2 आ गया हाइट उसका, ठीक है। अब इसका कितना आ जाएगा 8 - 4, ऊपर है एरिया पॉजिटिव करेंगे, 8 - 4, 8 यहाँ है और 4 यहाँ है, तो इसका बेस कितना आ गया 8 - 4 सेकेंड, और यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ आ गया 4, 8 - 4, अब ब्रेथ कितना आ गया बेटा, ब्रेथ आ गया 3, तो यहाँ कर दीजिए आप 3, इसके इक्वल में यहाँ देखना है 3, तरह बनाने में हुआ है, ये बेटा 3 है, ये 6 है, ठीक है। अब ये देखो कितना आ गया, 2 से 2 को काट दो, यानी 6 - 4 - 2 बेटा 2 हो जाएगा, 2 × 3 प्लस 8 - 4 4 हो जाएगा, इंटू 3, तो ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया 6 - 6 यानी 0 हो जाएगा, 6 - 6 प्लस 12, यानी कितना आ गया बेटा 12। इम्पल्स है, न्यूटन इंटू सेकेंड लिख दो, या उसको हम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हो, एक ही चीज है, न्यूटन इंटू सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या आप कर सकते हो 12 किलोग्राम मीटर, तोड़ दीजिए न्यूटन को, यही आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हमारा इम्पल्स। तो 0 से 8 सेकेंड के लिए इम्पल्स कितना आया 12 मीटर इंटू सेकेंड। तो उनको पूछ रहा है चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल 0 to 8 सेकेंड, आप यहां लिख देंगे इट इम्प्लाइज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड इज 12 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इससे आपका ग्राफ भी क्लियर हुआ कि फोर्स टाइम कर्व का टाइम एक्सिस से बाउंडेड एरिया इंपल्स देगा, टाइम एक्सिस के ऊपर का एरिया प्लस लेंगे, नीचे का एरिया माइनस करेंगे, और इंपल्स इंपॉर्टेंट न्यूटन क्या कर रहा है चेंज इन मोमेंटम, हमारा चेंज इन मोमेंटम निकल गया। इस तरह हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को बेटा बहुत कायदे से देख लिए हैं। अब एक तो ये क्वेश्चन देख लो, ए बैट्समैन हिट्स back a ball of 0.15 किलोग्राम straight in the direction of the ball। अब देखो बैट्समैन जो है, कोई बैट्समैन है जो बैट से जो है बॉल को हिट किया है, बैट से बॉल बेटा हिट हुआ है, बॉल इधर आ रहा था, अब बॉल हिट हो गया इसी डायरेक्शन में, m मास है बॉल का, ये भी m मास है। मान लो इनिशियल वेलोसिटी जाते समय vi है और आते समय डायरेक्शन तो ये है vf है, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है मॉड वेक्टर vi, दैट इज मॉड वेक्टर vf, दैट इज इक्वल टू बेटा कितना दिया है इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो क्या आ जाएगा, उसे पूछ क्या रहा है, इफ द बॉल मोस्ट लीनियरली देन इम्पल्स इम्पार्टेड ऑन इट, यानी इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, तुमसे पूछ रहा है बेटा इम्पल्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पल्स इम्पार्टेड, इस टाइप का क्वेश्चन नीट में भी आता है जो कि 9th में तुम लोग का, इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन सॉरी चेंज इन मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, क्या आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बेटा क्या करेंगे यहाँ पर, मास तो वही कितना है, मास दिया है 0.15 किलोग्राम, 0.15। अब देखो अगर इस डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव लोगे, इधर वाला मान लो पॉजिटिव ले रहे हो, तो इधर वाला क्या लेंगे डायरेक्शन बेटा नेगेटिव लेंगे, वेक्टर है, आप भी आप पॉजिटिव ले लीजिए, किस स्पीड से
इनिशियल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों के मैग्नीट्यूड बेटा कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। इसको हमने पॉजिटिव लिया, ठीक है। 0.15 इंटू वी आई बेटा क्या ले लेंगे, वी आई इधर है, इस डायरेक्शन को क्या ले लेंगे बेटा नेगेटिव। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन चेंज होने से साइन चेंज हो जाता है बेटा। ये -10 आ गया। एक तरह से हम लिख सकते हैं 2 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 15 इंटू 0.15 इंटू 10 बेटा कितना आ गया, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 2 यानी 3। ये बेटा ये हमारा कितना आ गया 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। उनको क्या पूछ रहा है, इंपल्स इंपॉर्टेंट पूछ रहा है। इंपल्स हमारा कितना आ गया बेटा 3, यानी इंपल्स इंपॉर्टेंट दैट इज चेंज इन मोमेंटम यानी 3 न्यूटन इंटू सेकेंड। मैं आशा करता हूं तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो मोमेंटम में अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो इधर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव लेंगे तो इधर नेगेटिव होगा, वही रखे हैं। यानी याद रखिए 2mv यहाँ पे आया है, यही इंपल्स इंपॉर्टेंट टू द बॉल होगा। इस तरह बेटा हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को देख लिए हैं। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बता दिया हूं। मैं आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो को अगर आप देखते हैं कायदे से तो आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन 100% क्लियर हो जाएगा और आप बहुत सारे क्वेश्चन को लगाओगे। इसको लेकिन बार बार आपको देखना पड़ेगा तभी क्लियर होगा। तो वीडियो में भी हम लोग जो देते हैं बेटा सर्टेनिटी नहीं रहता है, हर कुछ बताते हैं। आप जैसा कि देखेंगे मैंने शॉर्ट टाइम में एक शॉर्ट में आपको मैंने पूरा बता दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 1.5 घंटे से कम में ही बताए होंगे। हर कुछ मैंने समझाया है। मेरा ऐप भी है, आप एस पॉइंट पर ऐप पर जाइए, उसको लोड कीजिए तो आपको एक रेगुलर क्लास मिलेगा। अंतर क्या होगा देखो, इसमें हम वीडियो दे करके तुमको मैक्सिमम क्वेश्चन जितना संभव था उस पर आधारित मैंने बता दिया है। तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज्यादा बताए जाएंगे। क्या क्या दिया जाएगा यहाँ सुविधा प्रोवाइड है। आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा 9, 10, 11, 12 आईटी नीट के लिए जो भी है आपका। आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, ठीक है। डीपीपी आपको दिया जाएगा, जैसे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पता है ना, इस पर बेटा तुमको हम डीपीपी देंगे, डीपीपी प्रोवाइड करेंगे जिससे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कंपटीशन भी आप आगे दोगे उसके लिए भी तुम चैलेंज के लिए तुम तैयार रहोगे। और एक स्टूडेंट को हमेशा तैयार रहना चाहिए, हर स्तर पे तैयार रहना चाहिए। दूसरा तुम्हारा डाउट सेशन रहेगा जिसमें तुम्हारे डाउट को क्लियर करेंगे। इसमें तो आप कमेंट करेंगे तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको बता दूंगा। लेकिन उसमें क्या रहेगा, एक आपको रेगुलर जो है कोई चैप्टर हुआ उससे सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, आपको डाउट क्लासेस मिलेगा, आपको रिकॉर्डिंग जाएगा, आपको जो है टेस्ट सीरीज होता रहेगा। तो उसमें क्या होता है कि एक सर्टेन टाइम में तुम हमसे जुड़ोगे, अपने प्रॉब्लम को तुम पूछते रहोगे। इसलिए ये चीज है, आपको जैसा लगे आपकी इच्छा पर है, पढ़ते रहिए, मस्ती कीजिए। थैंक यू।